हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज हम लोग ख़त्म कर देंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर। ओके, एंड अगर आप नॉर्थ ईस्ट लैब के एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये जो बुक है ये पेपर 1 से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा 2017 से लेकर 2022 तक नॉर्थ ईस्ट स्लैब के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स। ठीक है, अमेजोन पे अवेलेबल है। पेपर 1 फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। और ये पेपर 2 है एडुकेशन। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट स्लैब के जो क्वेश्चन पेपर है 2017 से लेके 2022 तक विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये स्लैब के जो क्वेश्चन पेपर है वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट स्लैब के जो क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए मैंने कहीं से भी कलेक्ट किया और ये बुक के फॉर्म में आप लोगों को दे दिया है। और अगर आप नेट एग्ज़ाम भी देने वाले हो या फिर अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम भी देने वाले हो तब भी आप स्पेशली ये एडुकेशन वाला बुक ले सकते हो, क्योंकि नेट एंड सेट का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, और इस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप एमसीक्यू के तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, क्रैक NTA UGC NET/JRF इन एडुकेशन। ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तब मेरा जो भी अपडेट्स होते हैं क्लास के रिगार्डिंग वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, और अन अकेडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना। एंड अन अकेडमी में ज्वाइन करने के लिए या फिर मेरे क्लास देखने के लिए कोई भी कोड आपको चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। ठीक है, तो आपका क्लास हो जो भी हो अनलॉक हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी यही कोड आपका काम आएगा, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप अनुकंपा कोड यूज़ करोगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज ये लास्ट पार्ट है 2022 नेट के। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये पूछा है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में इंडियन फिलोसफी क्या डिनोट करते हैं, फिलोसॉफिकल एजम्पशन ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडियन थिंकर्स। बिल्कुल ठीक बोला है। इंडियन फिलोसफी क्या डिनोट करते हैं, इंडियन फिलोसफी बोलने से एंशिएंट इंडियन थिंकर्स एंड मॉडर्न इंडियन थिंकर्स सब कुछ कवर हो जाते हैं। ठीक है, सब लोग कवर होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया इंडियन फिलोसफी में जो थिंकर्स है वो सिर्फ हिंदू थिंकर्स है। क्या ये सही है? सिर्फ हिंदू बोलने से क्या सही होगा? नहीं होगा। तो आपको पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो फिर सेकेंड वाला करेक्ट नहीं है। ठीक है, और थर्ड में क्या बोला गया, हिंदू फिलोसफी डिनोट करते हैं इंडियन थिंकर्स के फिलोसॉफिकल एजम्पशन को। इंडियन थिंकर्स में कोई थिंकर्स थेइस्ट है, थेइस्ट का मीनिंग है बिलीव इन गॉड, जो लोग गॉड पे बिलीव रखते हैं, और एथेइस्ट का मीनिंग है जो लोग गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो एंड ये बिल्कुल ठीक बोला। एंड लास्ट वाला है इंडियन फिलोसफी इज मार्क्ड विथ इट्स डिवोशन टू द सर्च फॉर ट्रूथ। हमें पता है इंडियन फिलोसफी का मेन जो एम है वो क्या है, ट्रूथ को फाइंड आउट करना। ठीक है, ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द एम ऑफ क्राफ्ट बेस्ड एडुकेशन रिकमेंडेड बाय महात्मा गांधी। तो आप लोगों को पता है गांधी जी ने क्राफ्ट बेस्ड एडुकेशन को रिकमेंड किया था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि एडुकेशन में एडुकेशन क्राफ्ट बेस्ड होना चाहिए। मतलब क्राफ्ट तो आप लोगों को पता है जो हैंड मेकिंग चीज़ें हम बनाते हैं, है ना। तो फिर एडुकेशन का एक एम होना चाहिए कि क्राफ्ट मेकिंग। ठीक है, तो क्यों बोला था इन्होंने, क्योंकि अगर हम लोग मतलब जो स्टूडेंट्स अगर क्राफ्ट बनाने के लिए जानेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स को अगर सिखाया जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर वो लोग आगे जाके, ठीक है, आगे जाके जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग जॉब सर्च करते हैं ना। तो अगर आपको कुछ खुद से बनाने के लिए आते हैं, ठीक है, खुद आप कुछ कर सकते हो, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, अभी आप क्राफ्ट बनाना जानते हो, तो फिर उसी से ही आप अपना लाइवलीहुड को अच्छे से अपने लाइवलीहुड को ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ठीक है, अपना लाइवलीहुड खुद ही वो लोग मतलब क्राफ्ट के ज़रिए ही अपना लाइवलीहुड बना सकते हैं। तो यही मेन एम था। और बाकी फर्स्ट में भी दिया गया मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ टीचर्स सैलरीज। मतलब जो क्राफ्ट है, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे, फिर उनको
उनके ज़रिए पैसा आएगा, ठीक है, उनके ज़रिए पैसा मिलेगा। मतलब गांधी जी ने ये बोला था कि क्राफ्ट मेकिंग प्रोडक्टिव वर्क है ना। तो प्रोडक्टिव वर्क से क्या होता है, पीपल का खुद का भी मतलब खुद का भी जैसे कि खर्चा निकलेगा और सोसाइटी का भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो टीचर्स के सैलरी भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं उस प्रोडक्टिव वर्क के ज़रिए। बाकी डिग्निटी ऑफ लेबर, ये तो है ही कि डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट देना, ठीक है। लेबर का जो रिस्पेक्ट है क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन का, ये भी एक एम है। तो फिर सेकंड लास्ट है मिनिमाइजेशन। ये तो बोल ही दिया कि जॉब सर्च नहीं करने से भी होगा, आपके पास अगर टैलेंट है तो आप उसी को यूज़ करके अपना ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हो, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो फिर सेकंड वाला नहीं है कि क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन का ये एम नहीं था कि हम लोग स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस करें, ठीक है। क्राफ्ट्समैन का स्पेशल क्लास हम प्रोड्यूस करें, मतलब स्पेशलाइज्ड क्लास की हाँ ये लोग क्राफ्ट्समैन है, क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस करना हम लोग का एम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड वाला नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू संख्या फिलोसफी द माइंड और द इंटेलेक्ट इज, ये क्वेश्चन उस दिन डिस्कस हुआ था, फिर भी आज एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि संख्या फिलोसफी के अकॉर्डिंग माइंड, ये मैंने आप लोगों को इनका एक्सप्लेनेशन पूछा था, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। माइंड और इंटेलेक्ट क्या है, तो फिर देखो संख्या फिलोसफी में क्या होता है ना, संख्या फिलोसफी आप लोगों को पता है दो रियलिटीज़ को मानते हैं, है ना। एक है पुरुष, एक है पुरुष, एक है प्रकृति। प्रकृति पुरुष किसको डिनोट करते हैं, पुरुष कॉन्शियसनेस या स्पिरिट को डिनोट करते हैं, एंड प्रकृति किसको डिनोट करते हैं, प्रकृति नेचर और मैटर को डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड उसके अंदर ही आते हैं ह्यूमन माइंड और इमोशंस, ठीक है, उनके अंदर आते हैं। वैसे भी आपको पता है कि प्रकृति क्या करते हैं, प्रकृति एक बैलेंस स्टेट में होते हैं। प्रकृति का हम लोगों ने पढ़ा था सत्व रजस तमस, है ना, 3 कैरेक्टरिस्टिक, 3 गुणस प्रकृति के। तो उन तीनों के साथ क्या होता है, प्रकृति बैलेंस स्टेट में होते हैं। लेकिन जब प्रकृति पुरुष के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फिर ये बैलेंस में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, और उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से 23 तत्व या एंटिटीज, 23 एंटिटीज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और उनमें से माइंड, इंटेलेक्ट, ये सब कुछ उनके अंदर ही आते हैं 23 में से। तो फिर अल्टीमेटली ये प्रकृति के ज़रिए हुआ, ठीक है, प्रकृति से प्रोड्यूस हुआ। तो फिर इसीलिए, एंड प्रकृति क्या है, प्रकृति है अनकॉन्शियस, ठीक है। पुरुष कॉन्शियसनेस है, प्रकृति अनकॉन्शियस है, तो इसीलिए माइंड और इंटेलेक्ट भी क्या होगा, अनकॉन्शियस होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि ये अनकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी में आएगा। अनकॉन्शियस के ज़रिए ही हम क्या होता है, माइंड, इंटेलेक्ट, ये सब कुछ अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियसनेस ही हमें हेल्प करते हैं कॉन्शियसनेस में, ठीक है। कॉन्शियसनेस मतलब कैसे क्रिएट होगा, अनकॉन्शियस जो माइंड है वही हमें हेल्प करेंगे ताकि हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, इन सब में माइंड या इंटेलेक्ट ही हमें हेल्प करते हैं। मतलब अनकॉन्शियस से हम कॉन्शियसनेस तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसीलिए इसका आंसर है अनकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी। ओके, नेक्स्ट देखो, लास्ट 5 क्वेश्चन बचा है। तो ये 5 क्वेश्चन ये आरसी से है, पैसेज से है। तो फिर ये आरसी आप लोग एक बार, आरसी देखो किस तरीके से किया जाता है। आरसी को पूरा नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर एक बार देख लो किससे रिलेटेड आरसी है। तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे बहुत कुछ बैरियर के बारे में लिखा हुआ है ना, बहुत कुछ बैरियर के बारे में लिखा हुआ है। जैसे ये देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एटीट्यूडल बैरियर, नॉलेज बैरियर, बहुत कुछ इस तरीके से बैरियर के बारे में लिखा हुआ है। चलो फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाई शुड द स्कूल्स ओवरकम बैरियर्स टू इंक्लूजन। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बैरियर्स आते हैं, ठीक है, उन बैरियर्स को दूर करना है ना, स्कूल को क्या करना है, उस बैरियर से ओवरकम होना है, उस बैरियर को हटाना है। क्यों बैरियर्स से ओवरकम पाना है। तो ये इनका आंसर क्या होगा। तो फिर आप देखो, ये मैंने जो रेड करके दिया है यहाँ पे ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, while all of these barriers could make it difficult to have a successful inclusive education program क्योंकि अगर बैरियर्स होंगे तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम को इफेक्टिव नहीं बना सकते, सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये थर्ड वाला होगा करेक्ट आंसर।
कि बैरियर्स को क्यों हटाना है, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ रिसीव एजुकेशन। कि इंक्लूसिव में क्या होता है, डिसेबिलिटीज़ एंड नॉर्मल दोनों बच्चे होते हैं, दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, ये इंश्योर करने के लिए बैरियर्स को हटाना है, ठीक है। अगर बैरियर्स आएंगे, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में बाधा आएंगे, तो हम लोग डिसेबल बच्चे को नॉर्मल बच्चे के साथ नहीं पढ़ा पाएंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एंड ये मतलब करेक्ट भी है, वैसे भी यही कंसेप्ट है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर टू इंक्लूजन डू नॉट रिलेट टू। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं वो किसके साथ रिलेटेड नहीं है। तो आप देखो, मैंने जो रेड करके दिया है उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, तो आप देखो पैसेज किस तरीके से करोगे, पैसेज में आप की पॉइंट ढूंढना, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है ना, तो फिर वो वाला ढूंढो। तो मैंने रेड करके रखा है ऑलरेडी। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इंक्लूड द वे स्कूल्स एंड क्लासरूम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं कि स्कूल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्लासरूम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो स्कूल एंड क्लासरूम बोलने से उसमें टीचर्स भी आ जाएंगे, क्लासरूम स्केड्यूल्स, ठीक है, ये सब कुछ हो जाते हैं। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से रिलेटेड है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन दिस पैराग्राफ द एटीट्यूडनल बैरियर्स टू इंक्लूजन रेफर टू। एटीट्यूडनल बैरियर्स क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो एटीट्यूडनल बैरियर्स पे मैंने रेड करके रखा है। देखो, एटीट्यूडनल बैरियर्स बोलने से कहाँ पे फोकस किया जा रहा है, किसके ऊपर, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड अदर स्कूल पर्सनल अबाउट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड इंक्लूजन। तो कौन सा होगा इसका आंसर, ये होगा बिलीफ ऑफ द स्कूल टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ये वाला है ना पैसेज में, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द, इस पैराग्राफ का एक पैराग्राफ को एक नाम दे दो कौन सा नाम दोगे तब आप। तो हम लोगों ने देखा है कि पैराग्राफ में सिर्फ बैरियर्स के बारे में ही ज़्यादातर लिखा है, तो हम क्या देंगे, बैरियर्स टू इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not indicated a barrier not indicated a barrier to the successful implementation of inclusion। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन सा बैरियर नहीं है, ठीक है, ये पूछा है। तो फिर हम लोगों ने पैसेज में देखा है, एटीट्यूडनल बैरियर्स के बारे में लिखा है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है, नॉलेज बैरियर है। कहाँ देखा हम लोगों ने, ये जो रेड करके लिखा है, देखो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एटीट्यूडनल बैरियर, नॉलेज बैरियर डायरेक्टली लिखा है। तो फिर कौन सा नहीं है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर नहीं है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने ओवरऑल पूरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर दिया। 2022 के जो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस करके आज ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। जो भी क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम लोग वो क्वेश्चंस लेके आएंगे, और नहीं तो टेलीग्राम में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। नेक्स्ट हम कल से और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत पास है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन।